वेलकम दोस्तों। रॉय क्लासेस के चैनल पे मैं आरपी सिंह फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हर बार की तरह। और जैसा कि हम लोग सीटेड पढ़ रहे थे, बिल्कुल शॉर्ट में और संपूर्ण गाथा के साथ में, कि बिल्कुल शॉर्ट में तैयार करेंगे लेकिन टोटल का टोटल तैयार करेंगे और एक एक चीज़ों को रिलेट करते हुए चलेंगे। बहुत बच्चों ने कमेंट भी किया था सर पेडागोजी के बारे में। तो देखिए, पेडागोजी क्या है, वो साइकोलॉजी से ही निकली हुई चीज़ है। तो पहले आप साइकोलॉजी जब पढ़ लेंगे तो पेडागोजी उसके बाद मैं तुरंत कनेक्ट करूंगा। पेडागोजी की टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी खत्म होता है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, पेडागोजी भी खत्म कराऊंगा, वहां भी क्वेश्चन कराऊंगा, फिर लास्ट में मतलब कि इस महीने के खत्म होते होते साइकोलॉजी खत्म, कुछ हफ्ते भर में पेडागोजी खत्म, और उसके बाद मैं आप सभी को प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, वो भी जो प्रीवियस ईयर में इस बार आए हुए हैं। और फिर वहां आप देखिएगा जो चीजें आप पढ़े हैं उन्हीं चीजों के यूज से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ना कोई ट्रिक, ना कोई चीजें, बस बात है यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझने की, और उसी चीज के ऊपर फोकस करेंगे। क्योंकि फालतू में ढेर सारी विशेषताएं लिखवा देना कि ये याद कर लो, वैज्ञानिक ये है, तो इतना करने को कोई यहाँ पे चक्कर है नहीं, और ना इतना पूछता है। और इन से चक्करों में फंसना भी नहीं है कि ढेर सारी विशेषताएं लिख रहे हैं, एक ही चीज को चार बार अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। बात यहाँ है कॉन्सेप्ट को समझने की। जैसे कि बोला जाए कि अरे ये पानी के बारे में जानते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को जानते हैं। अब पानी को अलग अलग शब्दों में तो कई तरीके से बोला जा सकता है, और पानी शब्द का प्रयोग करके तो कई वाक्य बनाए जा सकते हैं, पर आपको जानना जरूरी कि आखिर पानी होता क्या है। बस उसी तरह जैसे मूल्यांकन हुआ, समावेशन हुआ, व्यक्ति भिन्नता हुई, इन सभी शब्दों के बारे में आपको समझना, आखिर ये चीज ये बला है क्या। अब उसके ऊपर उन शब्दों का प्रयोग करके किसी भी तरीके का वाक्य बना के पूछे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यदि आप नहीं समझे रहेंगे तो फिर आप चाहे जितनी विशेषताएं रट लीजिए, आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि सीटेड के दोस्तों चीजें, और मैं हमेशा से बताया हूं, सीटेड कॉन्सेप्ट पे दिमाग में है तो सब सही है, कॉपी पे चाहे जितना लिख लीजिए उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आज का जो टॉपिक लेंगे हम लोग, वह लेंगे व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक विभिन्नता बिल्कुल शॉर्ट टॉपिक है, 2 मिनट वाला कहानी है इसका और कुछ नहीं। पर इस 2 मिनट की कहानी में जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट बना हुआ क्वेश्चन हर सेक्शन में मिलेगा आपको। विश्वास मानिए, हर सेक्शन में मिलेगा। चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से मिले या अप्रत्यक्ष, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन आए आपके क्वेश्चन में इंक्लूड हुई ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट, चाहे इनडायरेक्ट तरीके से, पर इसका आपको असर हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। जैसे विकास हुआ, व्यक्ति भिन्नता, मूल्यांकन, इन सभी शब्दों का प्रयोग करके क्वेश्चन को डिराइव किया जाता है, क्वेश्चन को बनाया जाता है। इसलिए यदि आप कॉन्सेप्ट समझें तब तो सीटेट आपके हाथ में है। तो व्यक्ति विभिन्नता की बात की जाए, और साइकोलॉजी की टेंशन छोड़ देना, विश्वास करके एक बार वीडियो को देख लेना, बिना मन के भी देखे रहोगे तो जो चीजें दिमाग में रहेंगी, विश्वास मान लीजिए, उसका जो मैं जो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा वहां आप खुद ही देखेंगे कि उन्हीं सब कॉन्सेप्ट का प्रयोग होता है, उन्हीं सब सोच, बस अपनी मेंटेलिटी को थोड़ी चेंज करनी होती है सीटेट में। क्योंकि यहाँ पे वो आपके पर्सनालिटी और मेंटल इस कंडीशन को चेक करता है सीटेट, कि आखिर आप सोचते क्या हैं एक बच्चे को लेकर। तो बात की जाए किसकी, व्यक्तित्व भिन्नता की। व्यक्तित्व विभिन्नता होती क्या है, एक आता है व्यक्तित्व शब्द, पर्सनालिटी। व्यक्तित्व होता है किसी व्यक्ति की, पर्सनालिटी क्या है, इमेज क्या है, वो शब्द आती है। वो यूपी टेट की कहानी, इधर कुछ लेना देना नहीं है, उसको हटा दीजिए। पर्सनालिटी पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह कुछ नहीं। कुछ बच्चे बोल रहे सब पर्सनालिटी टेस्ट भी आता है, यदि लास्ट में मैं उसे भी पढ़ा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक शब्द आता है व्यक्तिगत विभिन्नता, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से रंग रूप सोच विचार किसी न किसी तरीके से अलग होता है, और इसी अलग होने को बोला जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता। तो देखिए, हर व्यक्ति हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से रंग रूप सोच विचार या संवेग की बात करें, या भाषा की बात कीजिए, आदि, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से रंग रूप सोच विचार संवेग भाषा आदि में भिन्न होता है, मतलब अलग होता है। और इसी भिन्नता को इसी भिन्नता को व्यक्तिक
विभिन्नता कहते हैं। देखिए, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से रंग में अलग होता है, रूप में भी अलग होता है, और सबसे बड़ी चीज उसके सोच विचार तर्क करने की शक्ति, याद करने की शक्ति। वही हम फिर कौशलों की बात करेंगे, हर जगह देखिए वही बात आएगी, रिपीट होती रहेगी। तो चाहे तर्क करने की शक्ति हो गई, विचार करने की शक्ति हो गई, याद करने की क्षमता हो गई, चिंतन थिंकिंग करने की उसकी क्षमता हो गई, उसकी जो कैपेसिटी होती है अमूर्त चिंतन करने की जो क्षमता हो गई, सृजनशीलता हो गई। तो हर चीज में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी तरीके से अलग होता ही है, चाहे वो रंग में, चाहे रूप में, चाहे सोच में, चाहे विचार में, चाहे संवेग में, चाहे भाषा में, किसी न किसी तरीके से अलग होता ही है। और इसी भिन्नता को, इसी अलग होने को बोला जाता है व्यक्तिक विभिन्नता। और दूसरी चीज, व्यक्तिक विभिन्नता सार्वभौमिक होती है। व्यक्तिक, बता दे रहा हूं, इससे इस लाइन से क्वेश्चन नहीं पूछता। विभिन्नता सार्वभौमिक होती है। व्यक्ति विभिन्नता सार्वभौमिक होती है कि व्यक्ति विभिन्नता सार्वभौमिक मतलब सर मतलब सभी जगह, भूमि मतलब भूमि, भौमिक मतलब भूमि पे, मतलब धरती पे हर एक जगह आपको व्यक्ति विभिन्नता देखने को मिलेगी। कोई भी दो चीज एक समान नहीं होगा, हर दो व्यक्ति कभी भी एक जैसे नहीं होंगे, किसी न किसी तरीके से अलग ही होंगे। इसलिए व्यक्ति विभिन्नता क्या होती है, सार्वभौमिक होती है। तो अब मुद्दे की बात है कि व्यक्ति विभिन्नता तो आप समझ गए, ठीक है। देखिए मुद्दे की बात यह है कि आखिर इस बला का एक टीचर के रूप में हमको क्यों जानना जरूरी है। आगे जो बला व्यक्ति विभिन्नता ठीक है हम समझ गए, पर एक टीचर के तौर पे हमें इसे जानना क्यों जरूरी है, क्या यूज है हमें क्लासरूम के अंतर्गत। तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। विश्वास मानिए सीटेट ने जो एक एक टॉपिक रखे हैं ना, बड़े सोच के रखे हैं। उस हर एक टॉपिक का ज्ञान होना और उससे मिलने वाली क्वालिटी आपके अंदर होनी जरूरी है, तभी एक क्लासरूम के अंदर आप उस तरीके का परफॉर्मेंस कर पाएंगे जैसा सीटेट या एनसीएफ के अनुसार कहा जाता है। तो देखिए, व्यक्ति विभिन्नता के हर एक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है। तो चूंकि हर एक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपके क्लासरूम के अंदर 40 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 40 बच्चे के 40 बच्चे एक दूसरे से अलग होंगे, 40 बच्चे एक समान नहीं होंगे। पर आप क्या करते हैं, एज ए टीचर के रूप में जाते हैं पढ़ाने के लिए। आप पढ़ाने गए, गणित विज्ञान किसी टॉपिक को पढ़ाया, 40 में से 20 को समझ में आया, 20 को नहीं समझ में आया, तो आप बोलते बाकी गधे हैं, तुम लोग को कुछ समझ में आता, एकदम देहाती गवार है। तो जाहिर सी बात है उस समय आपको यह समझने की जरूरत होगी इस चीज को कि जो सभी बच्चे एक दूसरे से अलग हैं, सभी की समझने की क्षमता अलग है, सबके याद करने की क्षमता अलग है। तो जाहिर सी बात है मैंने समझाया तो 20 को समझ में आया, 20 को नहीं समझ में आया, तो उनकी समझने की क्षमता क्या होगी, अलग होगी। उनको किसी और शिक्षण विधि से, किसी और तरीके से समझाना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि समझ में नहीं आया तो आप ये सोच लीजिए कि वो गधा है, जाहिल है, बिल्कुल देहाती है। ये बात सोचना आपका गलत होगा। वहां पे आपको ये सोचना होगा कि जो बाकी 20 बच्चों को नहीं समझ में आया, उनकी समझने की क्षमता क्या है, अलग है। उसके लिए हमको कोई नई टेक्निक, कोई नई विधि, कोई नई शिक्षण विधि का यूज करना होगा। तो व्यक्ति भिन्नता हमें यही सिखाती है कि एज ए टीचर के रूप में कभी भी हर एक बच्चे को एक समान मत मानिए। इतना दिमाग में हमेशा रखिए कि हर एक बच्चे की मानसिक स्थिति एक दूसरे से अलग होती है। जो दिमाग होता है वो हर बच्चे का एक दूसरे से अलग होता है। तो जाहिर सी बात है आपने एक टेक्निक से पढ़ाया, उससे 10 को समझ में आया, 30 को नहीं समझ में आया, तो मतलब कि हर एक बच्चा अलग है। तो आपके एक टेक्निक से सभी बच्चे नहीं सीख सकते, इसलिए आपको अलग अलग टेक्निक का प्रयोग करना होगा। तो वहीं पे जैसे क्वेश्चन पूछा, व्यक्ति विभिन्नता का प्रयोग, व्यक्ति विभिन्नता से रिलेटेड मैं बात करूं, विभिन्नता की बात करूं यदि मैं आपसे कहूं, विचार कीजिएगा। पहला पॉइंट, शिक्षण विधि की यदि मैं बात करूं, शिक्षण विधि सभी बच्चों के लिए, एक क्लासरूम के अंदर शिक्षण विधि सभी बच्चों के लिए एक जैसी शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए कि अलग अलग। अब देखिए आपके दिमाग में जवाब बनने शुरू हो जाएंगे, आपके दिमाग में जवाब बन गए होंगे। यदि एक क्लासरूम के अंदर एक शिक्षक को एक ही तरह की शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए या अलग अलग, तो आपके दिमाग में जवाब बन गया होगा तुरंत कि नहीं, सभी बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं तो हमें एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, अलग अलग। मतलब अलग अलग बच्चों के लिए शिक्षण विधि अलग अलग। दूसरा, यदि मैं बात करूं मूल्यांकन की, मूल्यांकन
उल्टा लिख नहीं पा रहे हैं। यदि बात किया जाए मूल्यांकन की, जांचने की, तो बताइए सभी बच्चों के लिए क्या मूल्यांकन के तरीके एक जैसे होने चाहिए? सोच के बताइए, सोच के बताइए, सभी बच्चों के लिए क्या मूल्यांकन के तरीके एक जैसे होने चाहिए? मैं लिखता हूं, आप विचार करिएगा। सभी बच्चों के लिए क्या परीक्षा एक जैसी होनी चाहिए? सभी बच्चों के लिए क्या शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए? सभी बच्चों के लिए क्या शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं वो भी एक जैसी होनी चाहिए? या शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए? विचार कीजिए इन टॉपिक पे कि सभी बच्चों के लिए शिक्षण विधि हो गया, मूल्यांकन हो गया, परीक्षा हो गई, शिक्षा हो गई, ये क्या सभी चीजें एक जैसी होनी चाहिए? या हम बात करें शिक्षा के उद्देश्य की, या शिक्षा का उद्देश्य भी सभी बच्चों के लिए एक जैसा रखना चाहिए? इस बात पे विचार कीजिए, क्या ये सभी एक जैसी होनी चाहिए या अलग अलग? एक एक टॉपिक विचार करते हैं। जैसे हमने बात उठाया शिक्षण विधि, तो एक आप पढ़ेंगे, जब इसी के बाद मैं टॉपिक लेके आऊंगा समावेशी शिक्षा, और उसमें समावेशी शिक्षा साथ में अधिक अक्षमताओं के बारे में बात करूँ, जो डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया होता है। तो वहां बोला जाता है कि हर एक बच्चे को एक ही कक्षा में पढ़ाना है, किसी बिना बिना किसी भेदभाव के, न जाति के अनुसार भेदभाव करना है, न धर्म के अनुसार भेदभाव करना है, न लिंग के आधारित भेदभाव करना है, यहाँ तक न कि दिव्यांगता को देखते हुए भेदभाव करना है। तो आप अपने माइंडसेट में, आपको ये लगता है कि नहीं हम लोग जिस क्लासरूम में पढ़े हैं वहां तो सभी की परीक्षा एक जैसी होती है, उस माइंडसेट को बदलिए। मैं हमेशा बोला हूँ कि व्यापक तरीके से आपको सोचना होगा। आप एक ऐसे क्लासरूम को हमेशा इमेजिन कीजिए जिसमें कुछ बच्चे हैं जो नॉर्मल हैं, कुछ पिछड़े बच्चे हैं, कुछ तेज बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जो दिव्यांग हैं, हो सकता है किसी को लिखने में दिक्कत है, कुछ बच्चे हैं जिसको डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया गठित है। उसी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो कि पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है, अंधे हैं बच्चे। कुछ बच्चे हैं जो कि मूक बधिर है, जिनको सुनाई नहीं देता, बोल नहीं पाते, वो साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। इस तरीके के बच्चे आपके क्लासरूम के अंतर्गत बैठे हुए हैं। अब बताइए, क्या सभी बच्चे को एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग करके आप पढ़ा सकते हैं? नहीं, सभी बच्चे के लिए एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग आप नहीं कर सकते। तो क्या शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए? अलग अलग। दूसरा, मूल्यांकन, जैसे आप नॉर्मल बच्चों को प्रश्न देके चेक कर सकते हैं, क्या दृष्टिबाधित बच्चे को भी क्या आप वैसे ही क्वेश्चन देंगे? कभी नहीं देंगे। आप बोलेंगे जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कि मैप बना के सभी को ये चीजें दर्शानी है, राज्यों को दर्शाओ। अब दृष्टिबाधित बच्चा कैसे मैप बनाएगा और कैसे राज्यों को दर्शाएगा? तो आप उसको उस तरीके का क्वेश्चन नहीं दे सकते। उसके लिए आपको मूल्यांकन के तरीके क्या होंगे? बदलने होंगे। तो मूल्यांकन भी क्या होगा? अलग अलग। बात कीजिए परीक्षा, परीक्षाएं जो आप लेते हैं दृष्टिबाधित के लिए आपको अलग तरीके से बनाना होगा। श्रवण बाधित के लिए, जिसको सुनाई नहीं देता, बोल नहीं पाता, मुख बधिर होते हैं, उनके लिए अलग बनाना होगा। नॉर्मल बच्चों के लिए अलग, जो बहुत ही तेज बच्चे हैं उनके लिए अलग बनाना होगा। जो पिछड़े बच्चे हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई छुट्टी रहती है या जो नहीं पढ़े रहते, एडमिशन हुआ हाल ही में, उनके लिए आपको परीक्षा क्या बनानी होगी? अलग बनानी होगी। तो परीक्षाएं भी क्या होंगी? अलग अलग। मैंने शुरू में बोला था कि ऐसा लगेगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, लगेगा ही। जैसे जैसे आप शिक्षण की तरफ बढ़ेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि हम लोग के साथ क्या हो गया है? धोखा हो गया है। शिक्षा, क्या सभी बच्चों के लिए शिक्षा एक जैसी रखनी होगी? सोच के बताइए। आपको एक बार माइंड में उठेगा नहीं शिक्षा तो हाँ सभी बच्चों के लिए शिक्षा तो एक ही जैसी होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। यदि एक जैसी होती तो आपके पास क्या, जो आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आर्ट साइड लोगे, कि साइंस साइड लोगे, बायो से पढ़ोगे कि मैथ से पढ़ोगे, कि कॉमर्स लोगे कि बीएससी में मैथ लोगे, कि बीएससी में बायो लोगे, कि बीएससी में एग्रीकल्चर पढ़ोगे, या फिर बीएससी में तुम आईटी करोगे। ये सारे क्या होते हैं? ऑप्शन होते हैं। शिक्षा में भी ढेर सारे क्या है? ऑप्शन है। आप अपने अनुसार चुनते हैं। तो शिक्षा भी सभी बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए? अलग अलग। उसको जो मन चाहा मन करेगा, स्वतंत्र है चुनने के लिए। उद्देश्य, क्या सभी बच्चों के पढ़ाई का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि सभी डॉक्टर ही बनेंगे या सभी इंजीनियर ही बनेंगे, या यही उद्देश्य रखना चाहिए कि सभी को एक ही जैसा बनाना? नहीं। जिसके अंदर जिस तरीके के आपको क्षमता दिखाई देती है उस तरीके का उसका उद्देश्य होता है। जिसकी जिसमें रुचि होगी वही उसका क्या होगा? उद्देश्य होगा। और उसी के अनुसार आपको उसे डेवलप करना, उसी के अनुसार आपको उसका विकास करना है। अब ऐसा थोड़ी ना कि नहीं सभी को डॉक्टर बनना है, सभी को इंजीनियर बनना है, सभी पुलिस में जाएंगे, ऐसी बात नहीं होती है। हर बच्चा अपने रुचि के अनुसार अपनी क्षमता योग्यता से परिचित होता है, और जैसी उसकी क्षमता और योग्यता होती है वैसी फील्ड में उसकी रुचि इंटरेस्ट दिखाई देती है। और आपको जिस फील्ड में उसकी, यदि उसको गाना बजाने में भी इंटरेस्ट है तो आपको उसी फील्ड में उसको विकसित करना होगा, उसी फील्ड में उसके विकास को आगे बढ़ानी होगी। तो बच्चों के शिक्षा के जो उद्देश्य भी होते हैं वो भी क्या होंगे? अलग अलग। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि व्यक्ति भिन्नता का जो मैंने चैप्टर बोला वो क्या है, कि व्यक्ति भिन्नता का शिक्षा में कितना ज्यादा प्रयोग है। और इस चीज को टीचर नहीं समझ पाते और उसी चीज से प्रताड़ित हुए आप, कि आप इस बात को देखे होंगे, नोटिस किए होंगे
कि जब हम लोग कक्षा में पढ़ते थे, आगे के 4-5 बच्चों को समझ में आता था, पीछे हम लोग को नहीं समझ में आया तो टीचर एक लाइन होता है कि ये तुम लोग तो गधे हो, पढ़ने वाले नहीं हो, पीछे वाले एकदम देहाती हैं, फलाना ठिकाना है। तो ठिकाना है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि उस टीचर को पता ही नहीं था कि ये 4 बच्चों की बुद्धि अलग है और उस 4 बच्चे की बुद्धि अलग है। इसको जिस शिक्षण विधि से मैंने पढ़ाया, जिस उपागम का प्रयोग किया है, वो अलग उपागम है और उनको पढ़ाने के लिए हमको और भी ज़्यादा मूर्त उदाहरण देना होगा, जीवन से जोड़ के पढ़ाना होगा, या उसको समझाने के लिए हमको अलग टेक्निक का प्रयोग करना होगा, अलग विधि का प्रयोग करना होगा। पर शिक्षक इसके बजाय यही समझते थे कि नहीं, हमने एक बार किसी थ्योरी को बताया, जब इस 4 को समझ में आएगा तो तुमको क्यों नहीं समझ में आया? टीचर एक ही चीज पूछता था, ये सब बेवकूफ, इन लोग को समझ में आ गया तो तुमको क्यों नहीं समझ में आया? अरे जाहिर बात है भाई, हमारी सीखने के तरीका अलग है, हमको अलग तरीके से सिखाइए, हमारी शिक्षण विधि के लिए अलग शिक्षण विधि का प्रयोग कीजिए। और इस चीज का व्यक्ति भिन्नता के ऊपर ध्यान न देने की वजह से आज ऐसी हालत हुई कि जैसे कक्षा 1 से 5 में आप पढ़ते आए, 6, 7, 8 पढ़े, आपको चीजें नहीं समझ में आ रही थी, आप पूछे टीचर, टीचर बोले सबको आया तुमको नहीं आया। जो ये लाइन होती है ना, सबको आया तुमको नहीं आया, उसके बाद आप पूछना बंद कर देते हैं। और वही चीजें जब आपके डीएनए तक घुस जाती है कि आप इंटर, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी सब कर डालेंगे, लेकिन आप कभी भी उठ के पूछेंगे नहीं। और जो टीचर ने ये लाइन बोली कि सबको समझ में आया तुमको नहीं समझ में आया, वो गलत लाइन थी। उस टीचर को पता नहीं था कि हर बच्चे के अंदर पाई जाती है व्यक्ति भिन्नता। सबको समझ में आएगा, उसको नहीं आया तो उसको पढ़ाने का टेक्निक अलग बदलना होगा, उसको आपको अलग तरीके से बताना होगा। वो जितनी बार नहीं समझ में आएगा उतनी बार बताना होगा, अलग अलग तरीकों का प्रयोग करके बताना होगा। इससे बोला जाता है शिक्षण विधि हो गया, आपका उपागम हो गया। उपागम मतलब विधियां, वो भी अलग अलग बच्चों के लिए क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो ये होती हैं चीजें कि व्यक्ति भिन्नता का शिक्षा में प्रयोग। और आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि व्यक्ति भिन्नता है तो बहुत ही नॉर्मल चीज, मतलब लगा होगा कि ये तो कुछ है ही नहीं, पर यदि देखा जाए एक टीचर के दृष्टिकोण से तो ये बहुत ही प्रभावी चीज है, जिसपे एक टीचर ध्यान नहीं देते। मतलब मैक्सिमम टीचर आप देखेंगे ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको बस इस मेंटेलिटी को पकड़ना है कि आखिर ये चीजें हैं क्यों। तो बस अब सीटेट इसी पे आपसे हर जगह क्वेश्चन बनाएगा, और वो देखना चाहेगा, वो 4 ऑप्शन देगा कि क्या क्या बच्चों के साथ करें, और वो ये देखना चाहेगा कि एज ए टीचर के रूप में आप क्या चीज चुनते हैं। क्या आप व्यक्ति भिन्नता को ध्यान में रख कर चुनते हैं या ध्यान में नहीं रखते? अब जैसे ये सारे तो मान लीजिए सही वाले ऑप्शन है कि अलग अलग रहे, ये सभी क्या है? सही ऑप्शन है। पर गलत ऑप्शन में जैसे लिख देगा कि मानकीकृत मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए, या मानकीकृत शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, या सभी बच्चों के लिए मानकीकृत शिक्षा होनी चाहिए। तो ये सभी ऑप्शन क्या है? गलत। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है कि मानकीकृत शब्द का मतलब होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि आपने एक तरीका लिया और वो बोले कि सभी बच्चों को इसी तरीके से चलना। मानकीकृत मूल्यांकन का मतलब आपने मूल्यांकन का एक तरीका बनाया, एक पेपर बनाया, आप बोले चाहे दृष्टिबाधित हो, चाहे श्रवणबाधित, दिखाई न दे, चाहे सुनाई न दे, सबको यही पेपर देना है। तो जाहिर बात है भाई ये गलत है। मानकीकृत शिक्षण विधि वही बात है कि आप एक तरीके से पढ़ा दिए, अब बोलेंगे सबको इसी से चलना है, यही स्टैंडर्ड तरीका है। गलत है, आपको अलग अलग तरीके लेने होंगे। तो मानकीकृत जहां भी आता है सीटेट में, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि देखते ही मानकीकृत गलत मार देना, पर मानकीकृत शिक्षण होना, मानकीकृत मूल्यांकन होना, मानकीकृत शिक्षा होना, ये सभी चीजें क्या होती है? गलत। मानकीकृत तरीकों का प्रयोग हम नहीं करते हैं क्योंकि हमको अलग बच्चों के हिसाब से चलना है, तो अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग। अब ऑप्शन देख लेना, कई ऑप्शन में यही लिखा रहेगा कि मानकीकृत शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। तो जाहिर बात है भाई ये तो सही हो गया ना, तो ऐसा नहीं कि मानकीकृत देख के गलत मार देना। तो बस समझो कि मानकीकृत तरीकों का प्रयोग नहीं करते हैं। वहां ऑप्शन पढ़ लेना कि ऑप्शन कह क्या रहा है। मानकीकृत शब्द का प्रयोग करेगा पर लिख दिया कि मानकीकृत मूल्यांकन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो ये तो बात सही है ना। तो इसलिए ऑप्शन को पढ़ना, ये नहीं कि जहां मानकीकृत, ये कीवर्ड नहीं बता रहा हूं कि मानकीकृत जहां है गलत, बस इस शब्द का मतलब बता रहा हूं ताकि आप जानते रहिए कि इस शब्द का मतलब क्या है। तो ये क्या होते हैं? गलत। और जैसे अरे मैं और भी चीजें लूं कि पाठचर्या कैसे होनी चाहिए। पाठचर्या भी क्या होनी चाहिए? अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग। अरे बात करूं जैसे विषय वस्तु, सिलेबस, विषय वस्तु भी अलग अलग बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए? अलग अलग। जाहिर सी बात है एक दृष्टिबाधित बच्चे की सीखने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करेगा, उसकी स्पीड कम होगी। एक नॉर्मल बच्चे की सीखने की स्पीड ज्यादा होगी।
तो आप सभी के लिए एक ही सिलेबस नहीं डिजाइन कर सकते, एक ही तरह का करिकुलम नहीं डिजाइन कर सकते, आपको अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से डिजाइन करना होगा। श्रवण बाधित के लिए अलग करना होगा, मुख बाधित का अलग करना होगा, दृष्टि बाधित के अलग करना होगा, जो बच्चा लिख नहीं पाता, किसी वजह से विकलांग है, हाथों प्रयोग नहीं कर पा रहा है, उसके लिए सिलेबस अलग डिजाइन करना होगा। तो हर चीज में क्या होता है, अलग अलग तरीकों का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो एक लाइक मार दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मैं शेयर करने को कहता ही नहीं कि ठीक है आप शेयर मत कीजिए, चलता है, कोई दिक्कत बारे, पर लाइक मार देंगे तो देखिए, शेयर मुझे दिखता नहीं है, पर लाइक जब करेंगे तो मुझे इतनी समझ में आ जाएगी कि नहीं, चीजें मैं बोला हूँ वो आप तक समझा है, आपको समझ में आ गया। क्योंकि कमेंट तो आप वैसे भी करते नहीं, तो कम से कम अंगूठा देकर सर बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऐसे ही चापे रहिए, तो बहुत दबा के चलेंगे। तो देखिए, ये हो गया आपको मूल्यांकन और व्यक्ति भिन्नता पे बातें। अब जैसे मैं कुछ पॉइंट बोलता हूँ, आपको बताना है सही है गलत है। जैसे मैं बोलूं, बच्चों के बीच अंतरों को अनदेखा करना, सही है गलत आपको बताना है। बच्चों के बीच अंतरों को अनदेखा करना, बच्चों के बीच, ये मैं वो चीजें लिखना जहां पे आप थोड़े कंफ्यूज होते हैं, तुलना करना। तीसरा, सार्वभौमिक शिक्षण विधि। चौथा, विभेदित शिक्षण विधि। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है, कौन कौन से गलत है। मैं थोड़ा टाइम देता हूं, अरे हो सके तो कमेंट में मार देना कि पहला सही दूसरा गलत, ऐसे 1 सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोग एक बार चेक करिएगा इससे। चलिए देखिए, यदि बात किया जाए कि सॉरी गलती से निकली, यदि बात की जाए कि बच्चों के बीच अंतरों को अनदेखा करना, यह ऑप्शन सही है कि गलत, विचार कीजिए इस पे, चिंतन कीजिए, थिंकिंग। बच्चे हैं, हर बच्चे के बीच कुछ ना कुछ अंतर है, एक की सोच अलग है, दूसरे की सोच अलग है, हर बच्चे के बीच डिफरेंसेस है, अंतर है, हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न है। तो इस चीज को क्या इग्नोर कर देना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए? इस बात के बारे में सोच के बताइए। तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन गलत है। क्यों अनदेखा करेंगे? आपका टीचर यही तो कर रहा था, उसको लगता था कि जैसे ये पढ़ने में ये 4 बच्चे आगे वाले तेज है, वैसे आप भी पढ़ने में क्या है, तेज है। आप दोनों के बीच के जो डिफरेंस अंतर थे उसको वो समझ ही नहीं रहा था, अनदेखा कर दे रहा था, इग्नोर कर दे रहा था। यदि इग्नोर ना करता तब तो समझ जाता ना कि इनके पढ़ने का तरीका अलग है, उसके समझने का तरीका अलग है, तो उसको हमको अलग तरीके से समझाना होगा। वो अनदेखा कर रहा था, इसलिए तो बोलता था गधा तुमको तुमको समझ में नहीं आता है। तो बच्चों के बीच जो अंतर होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। दूसरा, बच्चों के बीच तुलना करना, क्या दो बच्चों को कंपेयर करना चाहिए? यह भी क्या है, गलत है। दो बच्चों को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, उनके बीच जो अंतर है, डिफरेंसेस हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है, पर आप कभी कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि तू ये पढ़ने में इतना तेज है, ये पढ़ने में कमजोर, इसका 90%, इसका 50 आता है, ये तुलना कभी भी नहीं करना चाहिए। तुलना करना क्या है, गलत है। बच्चों को अलग करना, तुलना करना गलत है। सार्वभौमिक शिक्षण विधि, कितने लोग सही मार रहे हैं? यह भी क्या है, गलत है। सार्वभौमिक मतलब होता है कि सभी को एक जैसी शिक्षण विधि का प्रयोग करना है। सार्वभौमिक मतलब सभी को एक जैसी शिक्षण विधि के प्रयोग द्वारा पढ़ाना। तो सार्वभौमिक शिक्षण विधि मतलब सभी को एक जैसी शिक्षण विधि का प्रयोग करना, यह भी क्या होगा, गलत। विभेदित, विभेदित मतलब होता है अलग अलग, तो अलग अलग शिक्षण विधि का प्रयोग, ये क्या है, सही है। तो यहां से आप समझ गए होंगे व्यक्ति भिन्नता से मेरा क्या आशय था, मैं किस चीज को समझाना चाहता था। तो यदि आप समझ गए होंगे तो एकदम तुरंत लाइक बटन को लगा दीजिएगा। क्वेश्चन मैं देख लेता हूं आप लोग को बताने के लिए।
क्वेश्चन अभी अपलोड नहीं होंगे, एक सेकंड रुक जाइए। हम्म। एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं क्वेश्चन कॉपी करना भूल गया था। मैं एक सेकंड में कॉपी कर देता हूँ। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। मैंने इसमें जो पीछे पढ़ाया हुआ है उसके भी क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया, ताकि देखता चलूँ कि आप लोग को पीछे वाले चीजें ध्यान में है कि नहीं, जो आते जा रहे हैं। कि एक प्रगतिशील कक्षा, प्रगतिशील कक्षा लिखा होगा। कई लोग आपको अंतर भी बताएंगे कि प्रगतिशील कक्षा अलग होती है, रचनावादी अलग, संरचनावादी अलग होती है, रचनात्मक में अंतर होते हैं। जायज बात है, अंतर होते हैं, क्योंकि सभी वैज्ञानिकों का अलग अलग ग्रुप थे, तो उनके ग्रुप के नाम से उस तरीके की शिक्षा का प्रयोग किया गया अलग अलग। लेकिन चाहे प्रगतिशील हो, चाहे रचनात्मक हो, चाहे संरचनात्मक हो, चाहे सामाजिक संरचनावादी हो, चाहे संरचनावादी हो, कोई भी हो, हर ग्रुप के लोग ने एक ही चीज बोला, जो आप पूरे पेडागोजी और साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, कि बच्चों को दंड मत दीजिए, बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, अलग अलग शिक्षण विधि का प्रयोग करिए। इसलिए चाहे कोई भी शिक्षा लिखिए, तो बस समझिए कि वो अच्छे शिक्षा की बात कर रही है। तो जो ऑप्शन सबसे अच्छा जो होगा ऑप्शन, वही आपका आंसर होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्रगतिशील कक्षा केवल मुख्य श्रवण को प्राथमिकता देता है, मतलब जो बोल नहीं पाते हैं उनको सिर्फ आप प्रायोरिटी देंगे कि नहीं ये भाई दिव्यांग है तो इसको आगे रखो, या अधिगमकर्ता की व्यक्ति विभिन्नताओं को का सम्मान करता है, अंक उन्मुख होता है, मतलब नंबर की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। व्यवहारवादी सिद्धांत यह कहता है कि व्यवहारवादी सिद्धांत पुरस्कार को, बता देता हूं, यहां शब्द आ गया। देखिए, व्यवहारवादी जो होते थे वो पुरस्कारों पर ज्यादा जोर देते थे, नहीं कि बच्चों को पुरस्कार देना सही है। और जो रचनावादी थे, बाकी रचनावादी संरचनावादी जो पढ़ते हैं, ये पुरस्कार देना गलत मानते थे, पुरस्कार के खिलाफ थे। पुरस्कार को क्या मानते थे? गलत मानते थे, उसके खिलाफ है। तो व्यवहारवादी पुरस्कारों पर ज्यादा जोर देते हैं, और सीटेड बोलता है पुरस्कार देना गलत है, इसलिए रचनावादी सही होते हैं, व्यवहारवादी क्या होते हैं आपके? गलत होते हैं। तो देखिएगा, समझिएगा, केवल मुख श्रवण, क्या जिनको बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, क्या उनको प्राथमिकता देनी चाहिए? गलत। सभी बच्चों को, क्या इन बच्चों को आगे बैठा देना चाहिए कि नहीं भाई ये दिव्यांग है तो इसको आगे रखो, बाकी को बाद में प्राथमिकता देंगे? नहीं, आपके लिए सभी बच्चे विशिष्ट हैं, सभी बच्चे विशेष हैं, और सभी बच्चे, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे पिछड़ा बालक, चाहे दिव्यांग बालक, चाहे अधिगम क्षमता वाला बालक, चाहे सामान्य बालक, हर बच्चा विशेष होता है। पढ़े होंगे, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बालक। हर बच्चा हमारे लिए क्या है? विशेष। ना कोई पहला ना कोई दूसरा। पहला क्या हो? गलत। अधिगमकर्ताओं के जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सम्मान करना चाहिए कि ये बच्चा इससे अलग है, अनदेखा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। तभी ना आप समझेंगे कि नहीं इसको नहीं समझ में आया तो उसको पढ़ाने की टेक्निक हमें अलग करनी होगी। तो व्यक्ति विभिन्नताओं का क्या करना चाहिए? सम्मान करें। उन्मुख नंबर पर ध्यान देना चाहिए, गलत। व्यवहारवादी सिद्धांतों का निर्धारित होता है, गलत। समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें संकल्प जिसमें संकल्पों का प्रगटीकरण जटिलता से सरल की ओर हो, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता रूपी संस्कृति पैदा करे। एक साइड में इधर आ जाता हूं, उधर से रिफ्लेक्शन आ रही। देखिए,
अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए, मतलब अधिगम प्रक्रिया को और अच्छा करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, और उसे क्या कहते हैं कि अधिगम प्रक्रिया को और ज्यादा विकसित करने के लिए, सुसाध्य करने के लिए, सही करने के लिए एक अध्यापक को कौन से तरीके इस्तेमाल करने चाहिए? देखिए, संकल्प मतलब जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ाना चाहते हैं, जटिलता से सरलता की ओर, मतलब कि कठिन से सरल की ओर जाना चाहिए। आप पढ़े होंगे शिक्षण सूत्र, जैसे पढ़े होंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, मतलब बच्चे को पहले कठिन चीज पढ़ाना चाहिए फिर सरल चीज। ये सरासर क्या है? गलत। बच्चे को पहले सरल चीजें पढ़ाई जाती है फिर धीरे धीरे कठिन चीजें। अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। अपसारी चिंतन आपको पढ़ाया था चिंतन में कि अपसारी चिंतन होता है, उसी को सृजनशील चिंतन बोलते हैं। एक होता है अभिसारी चिंतन, वो गलत होता है। कौन सा चिंतन सही होता है? अपसारी चिंतन सही होता है, जिसमें बच्चे बहुत तरीके से सोचने, जिसमें चिंतन प्रक्रिया, अपसारी चिंतन वो चिंतन होता है जिसमें बच्चा एक ही समस्या को कई तरीके से हल करने की कोशिश करता है। इसलिए हमें बच्चों के अंदर अपसारी चिंतन को विकसित करना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? सही है। आगे भी देख लीजिए कैसे गलत है। जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, कि जो अलग अलग संकल्प हैं उनके बीच संबंध खोजने को महत्व दे, और जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता रूपी संस्कृति पैदा करे। गलत। ये क्या है? गलत है कि जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता रूपी संस्कृति, मतलब बच्चों के बीच प्रतियोगिता आप खड़ा कर रहे हैं। प्रतियोगिता हमेशा, प्रतिस्पर्धा हमेशा गलत होता है ऑप्शन। आपको लगेगा नहीं बच्चों ने कंपटीशन करवाना चाहिए ताकि वो अभिप्रेरित होंगे कि नहीं हमें ऐसा करना है, लेकिन कंपटीशन गलत है, क्योंकि उसमें जो आगे के टॉप 10 में आ जाएंगे, लेकिन बाकी बच्चे जो नहीं आ पाएंगे तो वो अपने आप को हीन समझने लगते हैं, पढ़ाई से दूर होने लगते हैं। इससे प्रतिद्वंद हो गया, आपका कंपटीशन हो गया, वो सभी ऑप्शन क्या हो जाते हैं? प्रतियोगिता हो गई। ये सारे ऑप्शन क्या होते हैं? गलत होते हैं। तो विद्यार्थियों को प्रतियोगिता करवाना क्या है? गलत है। तो आपका सबसे सही ऑप्शन क्या है? जो अपसारी चिंतन। देखिए, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, ये भी सही है, पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? अपसारी चिंतन को क्या दे? प्राथमिकता। समझ गए होंगे? सही आपको लग रहा होगा ये भी है, पर इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन सा है बेहतर? ये। और आपको हमेशा सबसे बेहतर ऑप्शन ढूंढना है। ध्यान रखिएगा, आपको सबसे ज्यादा कौन सा ढूंढना होगा? बेहतर ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? बाल केंद्रित कक्षा समझ गए होंगे, बच्चों विशेष ध्यान देना, अच्छी कक्षा की बात हो रही है। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षा को, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम को के समापन को, दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धति को। ये तो देखते ही आप समझ गए होंगे। देखिए, दंड देना गलत होता है, बस मतलब को क्या कि सिलेबस समापन, मतलब सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दिया जाए, आप जान रहे हैं ये भी गलत है। निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षा, जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रश्न उससे करवाते रहे। जो आप यूपी टेट पे ढूंढते हैं ना कि नहीं ऑब्जेक्टिव प्रश्न ढेर सारे मिल जाए, धड़ कर ले, वो भी क्या होता है कि लगातार आप प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का प्रैक्टिस नहीं करवा सकते। वही है, वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं का निरंतर प्रयोग गलत है, बल्कि ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, ये क्या है? सही है। और यही बोला जाता है बच्चे सक्रिय रहे, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो बच्चे जब स्वयं ज्ञान का निर्माण करेंगे, वही ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, मतलब बच्चे सक्रिय होकर अपने ज्ञान की क्या करें? संरचना करें। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन। जहां कंफ्यूजन हो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि मैं उसे अगले वीडियो में आपको बता दिया करूंगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका। देखिए, आप एक अध्यापक हैं, आप सभी क्या हैं? एक अध्यापक। अब अध्यापक तौर पे सोचिएगा, आप एक अध्यापक है जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करें, बच्चे के सीखने के तरीकों से संबंधित न हो, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। देखिए वही बात हुई ना व्यक्ति भिन्नता की, बोला ना, कॉन्सेप्ट वहीं से मिलेंगे। देखिए यहां लिखा है कि आप एक अध्यापक हैं और जो आप इस बात को मानते हैं कि बच्चे अलग अलग गति से और अलग अलग तरीके से सीखते हैं, मतलब बात है व्यक्ति भिन्नता की।
तो आप अपनी कक्षा में कौन सी आकलन विधि का प्रयोग करेंगे? सभी बच्चों के लिए, क्या विद्यार्थियों के लिए समान आकलन विधि का प्रयोग करेंगे? गलत। पूछा ना कौन सी आकलन विधि, तो आकलन विधि क्या समान होनी चाहिए? गलत। केवल आप एक ही तरह का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न का प्रयोग करेंगे? गलत। अब जो दृष्टिबाधित तो कहां से करेगा? तो एक ही तरह के प्रश्न का प्रयोग नहीं, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग कर सकते, लेकिन बोला केवल वस्तुनिष्ठ का प्रयोग करिए, मतलब मानकीकृत बात हो गई, स्टैंडर्ड प्रोसीजर की बात होगी, क्या होगी? गलत। बच्चे के सीखने के तरीके से संबंधित ना हो, ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसे आकलन, ऐसे जांच का हम प्रयोग ही कैसे कर सकते हैं जो बच्चे के सीखने के तरीकों से संबंधित ही ना हो? आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो, जाहिर सी बात है अलग अलग बच्चों के लिए आकलन क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए, मतलब शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, अगला आपका टॉपिक यही रहेगा, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करे, रूढ़िवादों और नामीकरणों को बढ़ावा दे, योग्यता के बारे में सत्व धारणा को पोषित करे, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाए। देखिए सीधी बात है, समावेशन मतलब क्या है कि सभी बच्चे एक ही कक्षा के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि सब बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं शारीरिक मानसिक तरीकों से, पर फिर भी सभी बच्चों को एक ही कक्षा के अंदर पढ़ाना, यही है समावेशन। और जब एक ही कक्षा के अंदर पढ़ाना तो आप कैसा वातावरण क्लास के अंदर लाएंगे कि विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करे। विविधता मतलब हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न है, भिन्नता को प्रतिग्रहण मतलब जो भिन्नता है उसको और ज्यादा पोषित करे, उसे आप मानेंगे, उसको सम्मान देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला। रूढ़िवादी और नामीकरण, नामीकरण मतलब होता है कि ये गधा है, पीछे वाला है, जो नाम रख देते हैं टीचर, तो नामीकरण क्या है? गलत है। रूढ़िवादी विचारधारा से चलेंगे, क्या है? गलत है। योग्यता के बारे में सत्व धारणा को पोषित करेंगे, क्या आप यही फोकस करेंगे कि नहीं योग्यता सिर्फ इन्हीं लोग के अंदर होती है, इसी धारणा को पोषित करेंगे? गलत है। विद्यार्थियों को भी प्रतिस्पर्धा की भावना, प्रतिस्पर्धा करवा रहे हैं, क्या है? गलत है। तो विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करना, अर्थात जो बच्चों के अंदर विविधताएं हैं उसको और ज्यादा पोषित करना कि भाई इसकी रुचि इसमें, जिसको इसमें विकास करना है, ये बच्चा अलग इसका, इसको इस तरीके से विकास करना है, इस चीज को और ज्यादा पोषित करना है। सभी को एक जैसा नहीं बनाना है, जो बच्चा जिस तरीके की क्षमता रखता है उसको उसी तरीके का विकास करना है। इस क्वेश्चन को देखिए, मूल्यांकन को, ये मूल्यांकन वाला टॉपिक है जो मैंने कल बताया था उस पे, मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए? मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें, मुख्यतः आधा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद मूल्यांकन करें, सत्र के अंत में ही मूल्यांकन करें, सत्र के शुरू में ही मूल्यांकन करें। क्या करना चाहिए इस पे पूछा गया है। तो देखिए कौन से मूल्यांकन की बात की गई है? अधिगम के लिए मूल्यांकन। यदि आप वीडियो देखेंगे तो अधिगम के लिए मूल्यांकन कौन करता है? शिक्षक करता है। और ये होती कैसी है? रचनात्मक। और रचनात्मक मूल्यांकन कौन सी होती है? जो पढ़ाई के साथ लगातार हमेशा चलता रहता है। तो देखिए मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में हो, रचनात्मक मतलब जो पढ़ाई के साथ लगातार चलता रहे, पढ़ाई के दौरान होता रहे, निरंतर मतलब क्या होता है? लगातार। तो ये ऑप्शन क्या है? सही। मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जो क्या हो? निरंतर हो, लगातार चलती रहे। और अधिगम के आकलन में भी वही आता है, रचनात्मक। देखिए मूल्यांकन आधा मतलब आधा सिलेबस पूरा हो जाए तब मूल्यांकन करना चाहिए, गलत है, ये तो योगात्मक वाली बात है। सत्र के अंत में मूल्यांकन करें, योगात्मक। सत्र के शुरू में मूल्यांकन करें, योगात्मक। बोलो ना, क्वेश्चन आपके सारे बनेंगे, बस आप यदि आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखा है तो आपको सभी चीजें बन जाएंगी। और यदि आपको कुछ ऐसे टॉपिक या चीजें लगे कि नहीं जो क्वेश्चन विशेष है जो छूट गए हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को टाइप करके भेज दिया करिए कमेंट बॉक्स में, मैं उन क्वेश्चनों को करवा दिया करूंगा। यदि आपको ऐसा कोई टॉपिक लगे जो छूट गए हैं तो आप बता दिया करिएगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन वही है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे आप CCE बोलते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इनके अनुसार रूपांतरित करना, छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। एकदम आसान क्वेश्चन, अब तो आप झट से समझ गए होंगे।
सतत एवं समग्र मूल्यांकन करना है तो पहला उद्देश्य क्या होगा? छात्रों के प्रदर्शन को एक दूसरे से तुलना करना। अभी बताया तुलना करना क्या होता है? गलत। आप नहीं तुलना कर सकते, हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, आप कैसे कंपेयर करेंगे? जायज बात है, मेरी क्षमता अलग है, आपकी क्षमता अलग है, तो कभी तुलना नहीं की जा सकती। मैं तेज हूं, आप कमजोर है, आप किसी और चीज में तेज है, मैं किसी और चीज में। छात्रों के समझ को आंकना कि बच्चों की समझ क्या है। पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र को, मतलब बच्चे के समझ के अनुसार जो आपका पाठ्यक्रम है, शिक्षा शास्त्र आपकी जो विधि है, उसको रूपांतरित करना। जाहिर सी बात है, पहले बच्चे की समझ को देखिए कि इसके समझने का तरीका अलग है, और उसी के अनुसार अपने कैरिकुलम को, जो आपका पाठ्यक्रम में सिलेबस है, साथ में जो आपका शिक्षा शास्त्र है, मतलब पेडागोजी है, मतलब आपकी जो विधि है पढ़ाने की, उसको रूपांतरित करना, मतलब बदलना। मतलब बच्चा जिस तरीके से समझेगा उसी समझ के अनुसार आपको अपने पाठ्यक्रम और बाकी चीजों को बदलेंगे। ये क्या है? सही है। बाकी भी देखिए, छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। वर्गीकरण करना मतलब कि जैसे आपने पेपर लिया, 10 बच्चे पढ़ने में तेज है, इनको तेज वाले हैं, ये गधे वाले हैं, इतने एवरेज वाले हैं, ये चीज करना क्या होता है? गलत होता है। आप कभी इस वर्गीकरण आपके बच्चों को अलग अलग कर ही नहीं सकते। बच्चों को अलग अलग करना गलत है, चाहे किसी भी रूप में। छात्रों को किसी विषय में सफल या विफल घोषित करना गलत है, यह हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी। ये आपको कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बताए थे ताकि आप समझ सके कि चीजों को यहाँ पे रटना नहीं है, चीजों के यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना है। सीटेड, सी से कॉन्सेप्ट। यदि आप रटने पे, विशेषताओं को याद करने पे आ रहे हैं तो आप बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर सीटेड टफ नहीं है, सीटेड थिंकिंग पे आधारित है। मतलब आपके पढ़ने का पैटर्न सही होनी चाहिए, बच्चों को लेके एक मेंटेलिटी आपको क्रिएट करनी है। जो पॉइंट एक टीचर को पता होने चाहिए बच्चों को लेके, चाहे व्यक्ति भिन्नता हो, चाहे समावेशन हो, चाहे विधियां हो, बच्चों को किस कैसे अलग अलग टेक्निक से पढ़ाना है, शिक्षा टीएलएम शिक्षा सामग्री प्रयोग करना है, वो सारी चीजें आपके माइंड में होने चाहिए एक साथ। और जब एक साथ रहेंगे तभी आप ऑप्शन को काट पाएंगे और सही ऑप्शन को चुन पाएंगे। और एक टीचर के तौर पे, टीचर नहीं, यदि आप एक गार्जियन भी है तो आपके घर पे छोटे भाई बहन होते हैं तो उनके लिए आप गुरु के समान है, आप उन्हें पढ़ाते हैं, सभी चीजें करते हैं। तो इसलिए भी आपको इस साइकोलॉजी और शिक्षण मालूम होने चाहिए। क्योंकि बहुत से घरों में देखते हैं नंबर पे ज्यादा फोकस किया जाता है। शर्मा जी का लड़का तेज है, तुम गधा हो, उस साइंस लिया, तुमको साइंस आता नहीं है। जाहिर बात उसके आर्ट साइड में क्षमता हो, तब आप मतलब उसकी जहां क्षमता वहां तो आप दबा देते हैं, और जहां क्षमता नहीं वहां जबरदस्ती खींच रहे हैं। खींचेंगे तो टूट जाएगा बच्चा अंदर से। तो जाहिर सी बात है कि ये वो चीजें जो सिर्फ सीटेड की बात नहीं करती, आपके लाइफ में बहुत से बच्चे आएंगे, कल के डेट में आपके भी बच्चे होंगे, भाई बहन दुनियादारी से बहुत बच्चे आएंगे, और हर बच्चे के ऊपर जो आपकी लाइनें निकलेंगी, चाहे फीडबैक के रूप में निकले, चाहे उनको समझाने के रूप में निकले, वो हर एक लाइन उसे प्रभावित करती है। खुद आप इन चीज़ों से गुजर चुके, जब रिश्तेदार आपके बारे में कहते या माता पिता कंपेयर कर देते, वो उसकी नौकरी लग गई आपकी नहीं लगी, तो सारी चीज़ें गलत होती हैं। इन चीज़ों को समझना है और वही मेंटेलिटी आपको बदलनी होगी इस जनरेशन के बाद से। समझ गए? इससे सीटेड जो होता है कॉन्सेप्ट पे। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो झट से लाइक मार देना। अब लाइक मार देना क्योंकि उससे मुझे समझ में आता है कि नहीं आपको चीज समझ में आई। और कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता हो कि नहीं ये वाला क्वेश्चन भी सर बता दीजिए, समझा दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसे लेके आ जाऊंगा क्वेश्चन को। और बाकी कोई राय मशवरा या जो भी बातें हो आप लिख सकते हैं। कमेंट पढ़ने का मजा ही अलग है, झूठ क्यों बोलना, मतलब कमेंट का इंतजार रहता है। अब आप नहीं करते हो बात अलग है, तो कमेंट कर देना, बड़ा इंतजार रहता है कमेंट का। और लाइक कर देना, शेयर आपकी इच्छा है, कर ही देना भाई, शेयर आपकी इच्छा, बाकी कर देना। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। अगले में हम लोग पढ़ेंगे समावेशन के बारे में कि क्या होता है समावेशन, समावेशी शिक्षा क्या होती है, साथ में उसमें अधिगम क्षमताओं के बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट टॉपिक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, बातें कॉन्सेप्ट पे की जाएंगी बिल्कुल सीटेट के नजरिए से, और एक सही टीचर और एक सही गार्जियन बनिए आप। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।